चले यार, आज हम लोग करेंगे सेट नंबर है ये 404। देखिए, कहा जब एक वस्तु को 5% के छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। सर, डिस्काउंट अंकित मूल्य पे मिलता है, यानी मार्क प्राइस अगर 100 है, 5% डिस्काउंट दिए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 95 का 14% लाभ हुआ। अच्छा, 14% लाभ हुआ, परसेंट में क्रय मूल्य 100 होता है। अगर 14% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 114%। विक्रय मूल्य है 95 यूनिट, पर परसेंट में विक्रय मूल्य कितना? 114%। 95 यूनिट 114। कहा कि यदि छूट 11% है तो लाभ क्या होगा? अच्छा, अगर डिस्काउंट 11% देंगे तो विक्रय मूल्य बनेगा कितना? 89 यूनिट। तो 89 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, कै परसेंट आएगा। तो 114/95 और गुना 100। 19 पचे 95, 19 छक 6 से काटिएगा तो 1.2। सर, ये 89 हो जाए, 89 हो जाएगा ना? ये 89 12 से गुना करेंगे, 12 नमा 108, हाथ मेरा 10, 12 8 96, 10 106। डेसिमल एक अंकों से पहले, यानी 106.8। और 106.8 कहने का मतलब क्या हुआ? लाभ होगा 100 से कितना एग्जिस्ट कर गया, 100 से जितना ज्यादा होगा उतने का प्रॉफिट, यानी 6.8% का लाभ हो जाएगा। ओके, 6.8% लाभ। देखिए, कहा 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है। कहा 9 को अगर 99 बार लिखिएगा तो एक संख्या n बनेगा। बोला n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? अच्छा, 9 को 99 बार लिखिएगा। 9 को कितना बार लिखिएगा सर? 99 बार। 9 को अगर 99 बार लिखिएगा तो ये एक संख्या n बनेगा। कहा n को अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? एक चीज आप लोगों को पता होगा कि किसी भी अंक को 6 बार रिपीट करने पर जो संख्या बनेगा वो संख्या 13 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। जैसे 9 को अगर 6 बार लिखिएगा तो ये 6 अंकों की एक संख्या बनेगा, ये 13 से पूरा पूरा कटेगा। तो आप बोलिए 9 को अगर 99 बार लिखेंगे तो उसमें 6 का टोटल कै गो टर्म बनेगा? तो आप बोलेंगे सर 16 छक 96, यानी 6 डिजिट का 16 टर्म बनेगा। और अभी हमने क्या बोला कि किसी भी अंक को अगर 6 बार रिपीट करके जो संख्या बनेगा वो 13 से कटेगा। तो 9 को 6 बार लिखेंगे 13 से कटेगा, फिर अगला 6, फिर अगला 6 बार लिखेंगे 13 से कटेगा। तो 99 नंबर है, टोटल 99 डिजिट में 6 डिजिट का कै गो टर्म बनेगा? एग्जैक्ट 16। 16 छक 96, यानी 96 ठो 9 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कै गो? टोटल 99 गो 9 है, 96 को कट गया तो बचा कै गो? 3 गो 9 बचेगा। और इसी को 13 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा 13 सते 91। 13 सते 91, हाथ में रहा कितना? 8 9, 13 सते 13 सते 91, 8 9, 13 छक 78, सही तो है। 11 रिमाइंडर बचेगा, ऑप्शन है। का सबसे बड़ी संख्या जो 126, 224, 608 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 7 19 शेष देती है, वह है। अच्छा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 126 को डिवाइड करने पर 2 शेष बचे। अच्छा, 126 को डिवाइड करने पर शेष 2 बचे, यानी 124 उस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब ऑप्शन में देख लें कौन सा नंबर है जो 100, बाकी देखने का जरूरत भी नहीं है, टाइम खराब होगा। आप देख लें वह संख्या कौन जो 124 को काट दे? 31 से काट देगा सर, 27 से नहीं कटेगा ना, 27 से नहीं कटेगा, 21 से 31 ही है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिए, कहा पी क्यू आर और एस अलग अलग एक अंकों वाली धनात्मक संख्याएं हैं, तो पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का सबसे बड़ा मान। पी प्लस क्यू और आर प्लस एस का जो गुणनफल है का ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होगा? P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप समझिए। जैसे आपको बोले सर ए और बी, ये दो संख्या इनका योग 6 है, ठीक है? तो ए गुना बी
इन दोनों का प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम रखना है, क्या होगा? तो आप बोले सर ए का वैल्यू अगर 1 लेंगे बी 5 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 1 गुना 5 5 आएगा। ए का वैल्यू 2, बी अगर 4 लेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा? 2 चौक 8। ए अगर 3, बी भी 3, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सर? 3 तिया 9। तो आप देख रहे हैं सर ए और बी का गुणनफल मैक्सिमम कब आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ए और बी का गुणनफल मैक्सिमम तब आएगा जब ए और बी दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल। तो दो नंबर का गुणनफल मैक्सिमम तभी आएगा जब उन दोनों को अगर आप इक्वल लेंगे तो उनका गुणनफल मैक्सिमम आएगा। ओके ना? अब जरा देखिए यार, आप बताइए अगर P प्लस क्यू और R प्लस एस का गुणनफल अगर मैक्सिमम रखना है, इसका मतलब कि P प्लस क्यू और R प्लस एस दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों का गुणनफल मैक्सिमम आएगा। अब का P क्यू R एस से अलग अलग एक अंक वाली धनात्मक संख्या है, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम नंबर एक अंक का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। अब प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तो ऐसा पेयर बनाइए जिसका सम इक्वल हो। तो 9 6 15, 8 7 15 हो गया सर। P प्लस क्यू का गुणनफल 15, सॉरी योग 15, और R और S का भी योग 15 रहेगा, तो गुणनफल हो जाएगा 225। ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल था ये। का 3x² प्लस 8bx प्लस 4b² बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। अच्छा, मूलों का योग क्या होता है सर? आप सबको पता है मूलों का योग होता है सर -b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होगा सर? c/a। तो यहाँ पर मूलों का योग निकाल लेते हैं, चूंकि ऑप्शन में दोनों मूल दिया है तो ऑप्शन से बाद में फिर चेक कर लेंगे। मूलों का योग क्या है? तो आप बोलेंगे सर -b/a, -b यानी x का कॉफिशियंट b होगा, तो -b यानी -8ab, और बट्टा में a कहने का मतलब x² का कॉफिशियंट है, तो 3a²। ए को ए से ए को एक कट जाएगा, तो ये आएगा -8b और बट्टा 3a। अच्छा, मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल c/a, c कहने का मतलब 4b², और बट्टा में a कहने का मतलब 3a²। अब का कौन सा मूल होगा? तो ऑप्शन से देख लीजिए किन दो मूल को मल्टीप्लाई करने पर 4b² बट्टा 3a² आता है। तो यहाँ देखें तो 2a गुना b, 2ab आ जाएगा, ये तो होगा नहीं, आना चाहिए प्रोडक्ट 3a², ये होगा नहीं। यहाँ केवल 3a है, होगा नहीं। a गुना a² ये भी नहीं होगा। यहाँ a गुना 3a, a गुना 3a, 3a का स्क्वायर हो जाएगा, तो यही ऑप्शन डी। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप यार, तभी ये सवाल को थोड़ा आप जल्दी कर पाएंगे। a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए क्यू प्लस 3ab²। क्लियर है ना बात? अब देखें जैसे सॉल्व भी करेंगे तो आई जाएगा a प्लस बी का होल क्यू क्या होगा? a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब प्लस a माइनस बी का होल क्यू, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, आप प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो सर ये माइनस प्लस a³ 2a³ 3a² b प्लस 3ab², 6ab² हो जाएगा। दो कॉमन कर लेंगे तो a³ प्लस 3ab² बच जाएगा। ओके ना? अब देखिए, अब यहां पर आप लोग जरा बताना सर, अगर इसको देख पा रहे हैं आप, a प्लस बी का होल क्यू प्लस a माइनस बी का होल क्यू है, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a³ यानी 4x का क्यू करेंगे तो 64x³ प्लस 3a² b, तो 3a² यानी 3ab² सॉरी 3ab², तो 4x इंटू b² यानी 2 का स्क्वायर करिएगा 4 का स्क्वायर, तो 3 चौक 12, 12 चौक 48x हो जाएगा। ओके ना? अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो दाएं साइड में जो है देखिए, तो बाहर में कितना कॉमन किया? 16 ना। तो यहाँ भी बाहर में 16 बनाने के लिए कितना कॉमन करना होगा? 8, तब जाके 2 8 16 होगा, तो 2 8 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा 8x²।
प्लस 8×6 = 48 6x बाई स्क्वायर, ठीक है। और दाएं साइड में जो है कंपेयर कर लीजिए 16 ax³ प्लस bx/² अब अगर कंपेयर करेंगे दोनों साइड तो आप देख पा रहे हैं x² x³ का कॉफिशिएंट a है, यहाँ x³ का कॉफिशिएंट 8 है, यानी a का वैल्यू हो गया 8। x² का कॉफिशिएंट 6 है, यहाँ सॉरी x/² का कॉफिशिएंट 6 यहाँ x/² का कॉफिशिएंट b है, तो b बराबर कितना 6। a का वैल्यू है, b का वैल्यू पता है, पूछा है हाफ a² प्लस b², तो हाफ a 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100 का वर्गमूल 10, तो 2 का 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन सी। क्लियर हो जाएगा। देखिए कहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो जाए। अच्छा 18 से अगर कोई नंबर कट रहा है इसका मतलब वो नंबर 9 से भी कटना चाहिए और 2 से कटना चाहिए। 9 और 2 का 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता है सर, अंकों का योग अगर 9 से कट रहा मीन्स वो कंप्लीट नंबर 9 से कटेगा। तो डिजिट्स हम देख लें यार, 9 9 5 4 9, ये 9 से कट जाएगा। 9 9 5 4 9, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 9 5 4 9, ये भी 9 से कट जाएगा। 9 9 5 4 9 बच गया, ये नहीं। तो ये दो ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये दोनों 9 से कटेगा। अब 15 से तो 3 और 5, 3 और 5 5 से भी ये कट जाएगा, दोनों कटेगा 5 से। अच्छा 21 पे आ जाइए, अगर कोई नंबर 21 से कट रहा है यानी 7 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, तो 7 का चेक करते हैं, चूंकि 9 का चेक कर चुके हैं तो 9 से अगर कट रहा है तो 3 से भी कटेगा ही। 7 से देख लेते हैं कौन सा नंबर है जो 7 से कट रहा है। तो 7 से अगर आप देखेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, ये नंबर 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब आंसर होगा कितना सी। चेक करने का भी जरूरत नहीं है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, हो गया काम खत्म। देखिए कहा दो बैंक ए और बी ने क्रमशः 4.5 और 5.5% वार्षिक के दर से ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंक को चुकाए गए साधारण ब्याज की राशियों का धनात्मक अंतर। अच्छा 4.5% के दर से 2 वर्षों के लिए अगर आप पैसा एक बैंक से लिए हैं तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? 4.5% के दर से 2 वर्ष का ब्याज 9%। अच्छा 5.5% के दर से 2 वर्ष का ब्याज 11%, और इन दोनों का अंतर है कितना? 2%। क्लियर है? तो ये 2000 का 2% अगर निकालिएगा तो सर परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4000, 4000 का अंतर होगा, ऑप्शन सी। देखिए का पाइप ए बी से तिगुना तेज है, ए जो है बी से तिगुना तेज है यानी कि ये एफिशिएंसी का कंपैरिजन किया, ए बी से तिगुना तेज है। का दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भरेगा। सर ए का एफिशिएंसी 3 यानी ए 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा और बी 1 मिनट में 1 लीटर, दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 लीटर, पर का 36 मिनट में पूरा भर देता है, तो टोटल कैपेसिटी हो गया टंकी का। अब का ए अकेले कितने समय में? तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए 12 या 36, 12 चौक 48 मिनट। देखिए कहा समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में समानांतर पटरी पर 56 और 46 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कहने का सेंस दूरी से होता है, और आप सबको पता है कि सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। अच्छा एक बात बताइए, दोनों रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी अगर एक दूसरे को पार कर रही है तो एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों को अपनी अपनी लंबाई के योग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और दोनों का लंबाई अगर इक्वल है तो पहला का x तो दूसरा का भी x, बराबर चाल सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा। 56 में से 46 गया 10 और समय है 26, तो 26 गुना 10 कितना हो जाएगा? 260। 2x बराबर 260 है, तो सर x बराबर कितना हो जाएगा? 130। यानी पहला रेलगाड़ी का लंबाई भी 130, दूसरा का भी लंबाई 130। देखिए का मुन्नार में स्थित एक ट्रैवल कंपनी में 3
4 सीटर कार। अच्छा 3 को 4 सीटर कार लिए हैं, यानी कि कार कितने सीट का है? 4 सीट का। 3 कार लिए हैं तो टोटल 12 सीट हो जाएगा। आगे का 2 8 सीटर, 2 8 सीटर मैक्सी कैब। अच्छा 8 सीटर यानी एक मैक्सी कैब में 8 सीट है, 2 ठो लिए हैं तो 8 दूना 16 सीट मैक्सी कैब में हो गया। आगे का कार में एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री से 25 के दर से और मैक्सी कब में एक राउंड ट्रिप के लिए 20 के दर से किराया लिया जाता है। उनकी औसत 100% सीटें भरी रहती है। एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक भाग द्वारा होने वाला औसत कमाई, सुनिए ना, कहा कि 100% सीट फुल रहता है, यानी कि क्या हुआ, सारा सीट भरा हुआ है। 100% यानी सारा सीट फुल है। एक टैक्सी का किराया है, एक यात्री का किराया है 25 रुपया। अच्छा 12 सीट है यानी कि 12 यात्री न जा रहे होंगे, एक का है 25 रुपया, तो 12 यात्री से टोटल कितना इकट्ठा कर लिया है? 300 रुपया। अच्छा मैक्सी कैब में एक यात्री का किराया है 20 रुपया, 16 सीट है, इसका मतलब 16 यात्री क्या होगा, एक यात्री से 20 रुपया तो 16 यात्री से 300। तो आप बताइए टोटल कमा लिया कितना? 620 रुपया। 620 कमा लिया टोटल कितने वाहन पर? 3 और 2 5 वाहन से। तो कितना हो जाएगा औसत कमाई? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 124। ऑप्शन सी। देखिए कहा रेहाना ने 1920 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसके शिपिंग पर 130 रुपए खर्च किए। उसने इसे 20% लाभ पर बेचा। उस समय प्राप्त धन से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 15% हानि पर बेच दिया। कुल लाभ हानि का परसेंट देखें यार, परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। सवाल को एक बार फिर से समझिए। कहा कि आपने कोई वस्तु खरीदा और उसको 20% लाभ पर बेच दिए और उससे जो पैसा आपको मिला ना, उससे एक और वस्तु खरीदे और इसको आपने 15% हानि पर बेचा, तो ओवरऑल क्या चेंज होगा? तो सर ये सक्सेसिव घटना का केस है। कैसे? तो एक वस्तु आपने खरीदा, उसको 20% लाभ पर बेच दिए और उससे जो पैसा मिला उससे एक और वस्तु खरीदे और उसको 15% हानि पर बेच दिए, तो ये सक्सेसिव है। और सक्सेसिव घटना है तो ये भी फॉर्मूला से, पहला को 20% लाभ पर बेचे प्लस 20, दूसरा को 15% हानि पर बेचे -15, प्लस इंटू माइनस माइनस, ए गुना बी बटा 20 बचे 5 दिया 15। अच्छा -15 -3 -18, 20 में से 18 गया 2%, प्लस में आया है यानी प्रॉफिट। कहा इसको 17 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा? अच्छा इस पूरे को अगर 17 से आप डिवाइड कर देंगे तो 17 से 17 कट गया, रिमाइंडर 1, 17 से 17 गया, रिमाइंडर 2, 17 से 17 गया 3, 3 दूना 6। देखिए कहा दो सहभागियों में एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत का 3/7, कार की लागत का 3/7 एम दिया है। कार की लागत का यानी कार का लागत अगर 7 है तो एम ने दिया है पैसा 3 रुपया। तो बताइए एन कितना दिया होगा? 7 रुपया का कार है जिसमें एम 3 रुपया दिया, तो बाकी 4 रुपया एन दिया होगा। कहा एम ने एन के तुलना में 31,540 कम दिया। एम जो है एन से 31,540 कम दिया, अनुपात में कितना कम दिया है? 1 यूनिट कम दिया है। तो पूछा है कि कार का लागत, टोटल कार का कीमत है 3,4,7, तो 0 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 2 37, 7 और 3 10, सतिया 21, 21 और 1 22, 22। ऑप्शन है का अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है। तो पहले इसको तो देखिए, जितना भी बेस है कोई प्राइम नहीं है, तो पहले तो अरेंज करना पड़ेगा। 9 होता है 3 का स्क्वायर और कंप्लीट टू दी पावर 6। अच्छा 12 4 तिया 4, 4 भी प्राइम नहीं है तो 4 को और अरेंज करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 और कंप्लीट के पावर है 4 इंटू 7, तो ऑलरेडी प्राइम है ही। अब 3 के पावर 12 इंटू कंप्लीट के पावर 4 है तो 2 के पावर 8 और 3 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 7। बेस सेम है, पावर बीच में मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगा। 3 के पावर 16, 2 के पावर 8 और 7 के पावर 7। अच्छा यहां से दो सवाल पूछेगा, एक तो बोलेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और एक आपको बोलेगा सर अभाज्य गुणन
हेलो, हाँ सही। देखें यार, अभाज्य गुणनखंडों का संख्या बोलेगा, अभाज्य गुणनखंडों का संख्या। तो आप बताइए, 3 के पावर 16 यानी 3 कै गो है, 16 गो है। 2 के पावर 8 यानी 2 8 गो है। 7 के पावर 7 यानी 7 7 गो है। तो अभाज्य गुणनखंडों का संख्या 31। लेकिन बोलेगा सर अभाज्य गुणनखंडों का योग, जैसे इस सवाल में पूछा है अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है यहाँ पर सर? तो 3 है, 2 है और 7 है। और अभाज्य गुणनखंडों का योग बोला है तो 3 + 2 + 7 कितना हो जाएगा? 12। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग बोला तो हो जाएगा सर 12। अब आ जाए, देखिए कहा इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है सर। सिंप्लीफाई करिएगा तो डेसिमल के बाद जो है उसको एज इट इज लिख लीजिए। जिस पे रेकरिंग नहीं है टोटल में से उसको घटा दीजिए, और बट्टा में जय अंक पर रेकरिंग है उतना 9, और जय अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। अब इसको घटाइएगा तो 7, 3 यानी कि 2, 2 1 3, और बट्टा में है सर 99900। अच्छा एक बात देखिए, तो सबको सिंप्लीफाई किया है, जरा सबका डिनोमिनेटर को अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर 2 बार में लगेगा, तो इसका मतलब ये 4 से काटा होगा नीचे, 4 से नीचे काटा होगा, 4 से ऊपर काटा होगा। तो ऊपर देखिए तो काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 0। यहाँ पे 8 न होगा, यहाँ पे 8 होगा। 8, तो 0 4 7 28, नीचे काटने का जरूरत नहीं है। देखिए ऊपर 3307 है कहीं? ऑप्शन डी का एक वस्तु का अंकित मूल्य 1740 है, 15% और X% का 2 क्रमिक छूट के बाद यह कितने का हो गया है सर? तो यह हो गया है 5600, 566.10। ठीक है, तो कहा बताइए एक्स का मूल्य क्या है। देखें यार एक्स का वैल्यू पूछा है। अच्छा एक चीज बताइए, 740 रुपया अंकित है, 15% छूट दिए तो बेचे हैं कितना में? बेचेंगे कितना में? 85%। विक्रय मूल्य इतना का, इस पर अगेन X% का और छूट दिया, और X% का छूट देने के बाद विक्रय मूल्य है कितना? 566.10। तो कहा एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सर 740 का चीज है, उस पे 15% डिस्काउंट दिए तो विक्रय मूल्य बना इतना, और इस पर एक और डिस्काउंट दिए तो विक्रय मूल्य बना इतना। यानी इस पर एक छूट दिए, पता नहीं वही निकालना है, इस पर एक छूट दिए जिससे अब जिसके बाद अब विक्रय मूल्य है इतना। तो डिस्काउंट कितना यही पूछा है। अच्छा यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, 100 से 100 ये कट ही जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, एक जीरो से ये जीरो पहले काट देते हैं। 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, रहने दीजिए। 5 × 20, 35 × 2 37, 370, और यह है 370 का चीज 333 में बेचे हैं, यानी डिस्काउंट कितने के दिए? 37 का। तो सर 37 का डिस्काउंट 370 पे, परसेंट 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 37 से 37 कट जाएगा, यानी क्या परसेंट? 10%। ऑप्शन सी। देखिए का यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, यानी ये टी प्रिंसिपल है। कहा कि एम वर्षों की संख्या है, पी ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तब ना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और अमाउंट कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, टी है प्रिंसिपल, एम वर्षों में, कहा पी परसेंट के दर से। अच्छा पी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 1 + P/100, और पावर में टाइम होता है यानी कितना? एम। तो ये आ गया सर अमाउंट, ये अमाउंट है, और अमाउंट में से प्रिंसिपल कितना? टी घटा दीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो टी इंटू 1 + P/100 के पावर एम, टी इंटू 1 + P/100 के पावर एम माइनस टी। ऑप्शन टी। देखिए का पी क्यू आर किसी काम को 9 18 और 12 दिन में कर देगा, 9 18 12 दिन, तो पी 9 दिन में, क्यू 18 दिन में, और आर 12 दिन में।
एलसीएम हो जाएगा 36, 9 चौ 18 दूना 12 तिया। अब आगे सवाल में कहा यार कि वे काम शुरू करते जिसमें पी पहला दिन काम करता है, क्यू दूसरा दिन और आर तीसरा दिन। पहला दिन पी करता है, दूसरा दिन क्यू करता है, तीसरा दिन आर करता है। कहा कि सर और फिर इसी चक्र को आगे पूरा होने तक जारी रखता है, यह काम कितने दिन में होगा? सर 3 दिन में यह ऑर्डर रिपीट करेगा। पहला दिन पी आएगा 4 काम, दूसरा दिन क्यू आएगा 2 काम, तीसरा दिन आर आएगा 3 काम। तो 4 2 6 या 3, 9 काम हो गया। 9 काम हुआ है सर कितने दिन में? तो आप बोलेंगे सर 3 दिन में। 9 काम 3 दिन में करना है 36 काम। तो 36 काम यानी 9 का 4 गुना 36 होगा। 9 का 4 गुना कितना? 36 होगा। तो इधर भी 4 गुना करिएगा तो 4 तिया 12 दिन, यानी 36 काम करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन। आसान सा सवाल था ये। देखिए ये बहुत मुश्किल है यार। का वर्ग अंतराल दिया है 0 10 है, ये वर्ग अंतराल है। फ्रीक्वेंसी दिया है तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे? तो इसको जोड़ के यहाँ लिख लीजिए 18। फिर सर इसको जोड़ के यहाँ लिख लीजिए 18 और 7 25। फिर 25 और 9 34। सर 34 और 12 46। ये टोटल नंबर है 46 गो। ओके ना? अगर टोटल नंबर 46 गो है, नंबर टोटल कितना है? 46, तो माध्यिका क्या हो जाएगा? बीच वाला, यानी 46/2 23। तो सर 23
पता नहीं कहाँ से छूट गया होगा। उफ, अच्छा कोई बात नहीं। देखें यार, ये कहा है ए 2 दिन में जितना काम करता है, बी 3 दिन में उसी काम को पूरा करता है। ए का एफिशिएंसी सपोज मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी सपोज ए है और बी का एफिशिएंसी बी है, तो बी 2 दिन में ए 2 दिन में इतना काम करेगा और बी 3 दिन में इतना काम करेगा। का दोनों बराबर है, रेशियो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा 3-2। सिमिलरली वही चीज यहाँ भी की है, रेशियो आ गया। अब का ए बी सी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? यदि ए अकेले इसे 22 दिन में करेगा। अच्छा, ए पूरा काम 22 दिन, ए पूरा काम 22 दिन में करता है। ए का एफिशिएंसी है 15, यानी ए एक दिन में 15 काम, तो 22 दिन में टोटल इतना काम कर देगा। और इस पूरे काम को तीनों मिलकर कितने दिन में? तो 15, 10, 25 और 8, 33 एफिशिएंसी है तीनों का। डिवाइड कर दीजिए, 3×5 = 15, 5×2 = 10 दिन। ऑप्शन सी। हेलो, देखिए कहा कुर्सी को 5% हानि पर और मेज को 15% लाभ पर। कुर्सी का क्रयमूल मान लेते हैं कि इसको 5% हानि पर बेचे तो ओनली हानि कितना, तो माइनस से डिनोट कर देंगे। और मेज का क्रयमूल है एम, 15% लाभ पर बेचे तो ओनली लाभ कितना, तो मेज का 15% लाभ है तो प्लस से डिनोट करेंगे। और इनको मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कितने का, तो सर 300 का। आगे कहा कुर्सी को 5% लाभ पर, कुर्सी को 5% लाभ पर तो ओनली लाभ कितना, कुर्सी का 5%, मेज को 5% लाभ पर तो ओनली लाभ कितना, मेज का 5%। और इनको मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कितना, 180 का। अब सर ये दोनों कट गया, एम 15 यहाँ 5 कॉमन कर लेंगे, एम तो 15 और 5 20% हो जाएगा, 20% यानी 20/100 इंटू एम और बराबर 480। 20×5 = 100, तो यहाँ से एम का वैल्यू आ जाएगा जी, वो 5×8 = 40, 5×20 = 24, 2400। तो ये 2400 आंसर यहाँ कुर्सी नहीं, यहाँ मेज का वास्तविक मूल्य पूछा है। ठीक है, मेज। कुर्सी का अगर चाहें तो कुर्सी का भी आप निकाल सकते हैं। के का वैल्यू निकालना है तो एम का वैल्यू अगर 2400 रखेंगे तो 2400 का 5% हो जाएगा 120, उधर जाके घटेगा 60, तो 5% यानी 1/20, 60 उधर है तो 20×60 1200 हो जाएगा। पर मेज का ही पूछा था, मिस प्रिंट था थोड़ा सा। देखिए कहा कि एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग समाचार पत्र ए पढ़ता है, 40% लोग समाचार पत्र बी पढ़ता है और 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। देखें यार, इस टाइप का जो सवाल होता है ये करने का एक यूनियन इंटरसेक्शन वाला अप्रोच होता है। उस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास। यानी पहला विषय का पास है, ये दूसरा विषय का पास है, माइनस दोनों विषयों का ये पास है। तो सर पास बराबर कितना, पहला विषय में का 50% लोग है समाचार पत्र ए पढ़ते हैं यानी पास कर गए 50%। का सर 40% बी समाचार पत्र बी पढ़ते हैं यानी ये भी पास कर गए, माइनस का 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही बी पढ़ते हैं। अच्छा, पास ले रहे हैं तो हर जगह पास होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये पहला विषय का पास, ये दूसरा विषय का पास और ये दोनों विषयों का पास, लेकिन दोनों विषयों में कहा ना तो ए पढ़ने वाले और ना ही बी। 20% लोग ना तो ए पढ़ते ना ही बी पढ़ते हैं, पर हमको तो चाहिए पढ़ने वाले ना। तो टोटल 100 में से 20 ना पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले कितने हो गए, 80। तो 40 - 80 माइनस का 40, 50 में से 40 गया, 10% टोटल लोग पास है। लेकिन पास है कितना, 500 है। 10% 500 टोटल, यानी 100% का वैल्यू पूछा है तो कितना, 10% 500, 100% 5000। ऑप्शन देखिए कहा पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 12,000 और सरस्वती का मासिक वेतन था 10,000। ठीक है, गंगा जी का वेतन था 12,000, सरस्वती जी का वेतन 10,000। कहा गंगा का मासिक वेतन 14,400 जबकि सरस्वती का मासिक वेतन 12,500 है। यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन के तुलना में इस वर्ष सरस्वती के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि x है और गंगा के वेतन में हुआ वृद्धि y है, तो कहा कि x - y/y गुना 100 का वैल्यू पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, गंगा जी का वेतन कितना था, 12,000, एक साल बाद बढ़कर हो गया कि सरस्वती जी का था 10,000। अच्छा, गंगा जी का वेतन बढ़कर हो गया 14,000,
देखिए तो गंगा के वेतन में वृद्धि कितने का हुआ है? 2400 का वृद्धि हुआ है कितना से? 12,000 से। परसेंट 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 दूना 24 यानी 20%। और गंगा के वेतन को किससे डिनोट किया है? 22 से। वाई का वैल्यू है 20। सरस्वती का वेतन 10,000 था, हो गया कितना? 12,500। तो सरस्वती के वेतन में कितने का वृद्धि हुआ है? 2500 का। 2500 का वृद्धि कितना पर? 10,000 पर। परसेंट तो 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो, 25%। और इसको डिनोट किया किससे? एक्स से। और आपसे पूछा एक्स माइनस बाई, 25 है एक्स, बाई है 20, तो 25 में से 20 गया 5, अब बट्टा बाई, बाई कितना है? बाई है 20 और इंटू 100, 20 पचे 100, 5 पचे 25%। ऑप्शन ए। आसान सा सवाल था, बस देखने में लग रहा है इतना बड़ा। ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल था वो। का 6 व्यक्ति के एक समूह में 72 केजी वजन वाला एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, यानी 72 केजी वाला एक व्यक्ति को निकाल दिए और उसके जगह एक नए आदमी को ले आए। तो 72 केजी वाला निकाल दिए तो माइनस से डिनोट किए, जो गया उसका एज या वेट घट जाएगा। आगे कहा कि एक नए व्यक्ति के आने से समूह के औसत में 2 केजी का वृद्धि हो गया। अच्छा, ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति का एवरेज 2 केजी बढ़ गया। अच्छा, औसत 6 लोगों का 2 बढ़ा है तो उनका योग कितना बढ़ जाएगा? 6 दूना 12 बढ़ जाएगा। तो आने वाला व्यक्ति का एज कितना हो जाएगा? तो माइनस प्लस 2 चिन्ह है तो डिफरेंस जुड़ जाएगा, डिफरेंस जुड़ जाएगा यानी जोड़िएगा तो 84 केजी। ध्यान रखिएगा, ये चीज तो पता होगा, -72 और +12 तो गैप कितने का? तो 2 चिन्ह रहता है ना तो गैप जुड़ जाता है, यानी 72 और 12 84। और है का शांत जल में 3 के चाल से 9 चला रहे एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 जाने में धारा के दिशा में 50 जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। अच्छा, धारा के दिशा में 50 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 50 किलोमीटर जाने में, पता है इस 50 का कोई यूज नहीं है सर। 50 का यूज बस इतना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। धारा के डायरेक्शन में 50 गए, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में भी 50 गए, यानी कि डिस्टेंस सेम है। और कहा कि धारा के दिशा में जाने में जो समय लगा है, का धारा के विपरीत में धारा के डायरेक्शन में जाने में के तुलना में 2 गुना समय, यानी धारा के विपरीत जाइएगा तो धारा के दिशा में जो टाइम लगा इससे 2 गुना समय लगेगा। और आप बताना, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा तो स्पीड हो जाएगा 2:1। अब आप बताइए, ये भी कई बार आप लोग को बताए हैं कि दो संख्या का सर अगर योग मालूम है और उन दोनों का अगर अंतर मालूम है, अगर बड़ा वाला निकालिएगा, बड़ा वाला निकालिएगा तो जोड़कर 2 और 1 3/2, जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। और छोटा वाला अगर निकालिएगा तो घटा कर 2 से डिवाइड करिएगा। तो यहाँ 2 से 2 कट गया। आप बताइए यहाँ क्या हो गया? सारा खत्म हो गया। तो फिर से नहीं, आप लोग समझ गए ना, उसको कर लीजिएगा, आसान सा ही सवाल था। रेशियो 3 और 2 और 1 3/2, 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा, है ना? 2 गुना, हाँ 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। तो धारा का चाल दिया था 3, 9 का चाल पूछा था तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ओके, तो चले यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।